अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने YouTube चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया तो आप क्या सोच रहे हैं यार, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि रोज आपको कोई ना कोई चीज हम प्रोड्यूस करके देते हैं। और कभी कोई जर्नलिस्ट साथ होता है, कभी कोई क्रिकेटर साथ होता है। लेकिन बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो एपिसोड है, आई थिंक ये मुझे इंतजार था कि मैं राइट टाइम पे करूं, थोड़े से जरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, लोगों को पता चल जाए यूट्यूब चैनल हो गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अब दुनिया भर में है जनाब। दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कौन है? बातें तो 4-5 की होती हैं, फैबुलस 4, फैबुलस 5, लेकिन हमारे नजदीक तो अब ये बहस जो है ना वो दो लोगों पे आके ठहर गई है, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। और पिछले दिनों एक आर्टिकल आया, मेरे एक दोस्त जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं जरा इनकी एक और अच्छा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा कि इन्होंने सबके दिल जीत लिए। 1000 रीट्वीट तो तब हो चुके थे जब तक मुझ तक इन्होंने ट्वीट किया, अब तो पता नहीं 4-5 हजार हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि विराट कोहली और बाबर आजम का जो कंपैरिजन, बाबर आजम ने अब तक क्रिकेट खेली है, बाबर आजम जनाब उनसे आगे हैं। अच्छा, नथिंग टेक अवे फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम ने का जो रिकॉर्ड अब तक है वही साबित करता है कि वो कितना आगे जा सकते हैं। तो कंपैरिजन एज सच दोनों का नहीं है, लेकिन स्टैट्स वाइज हम नंबर्स को मिला रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बड़े ग्रेट प्लेयर हैं। फरीद खान ने आर्टिकल लिखा था, क्रिकेट जिप से ताल्लुक है, इसके साथ साथ पेशावर जलमी से वाबस्ता रहे हैं, T10 की फ्रेंचाइज के साथ काम किया है, और पता नहीं लिवरपूल के साथ, और पता नहीं कहां कहां काम किया है। फरीद अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम गफार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। और यार आपने तो जो आर्टिकल लिखा है, मतलब आप तो पाकिस्तानी कौम के आवाज बन गए हैं। सब चाहते थे कि वो स्टैट्स निकाल कर हम ले आए कि आप विराट कोहली से आगे हो बाबर आजम। और यकीनी तौर पर जब ये आर्टिकल आप लिख रहे होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको किसी आर्टिकल का जो सबसे ज्यादा फीडबैक मिला होगा, क्या ये वही आर्टिकल है? जी बिल्कुल गफार भाई, अभी मैं थोड़ा सा पहले देख रहा था। आपको पता है कि क्वारंटाइन में और जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही है तो लोगों के पास ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं बात करने को। तो वर्ल्ड 11 पर बात होती है, फैबुलस 5 आपने जैसे कहा, या फैब 5 या फैब 4 तक इस तक बात होती है। लेकिन आपको पता है जब कंपैरिजन किया जाता है तो विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जैसे 4 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है। बाबर आजम बिल्कुल हमें पाकिस्तान के जो है वो अभी नंबर 1 बैट्समैन है, बल्कि दुनिया के T20 जो है उसमें क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन है। तो उनका उस तरह तस्करा नहीं होता। लेकिन अगर आप स्टैट्स पे बात करें तो मैंने कोशिश ये की है कि जितना करियर अभी तक बाबर आजम का हमारे सामने है, अगर हम उसके कंपैरिजन में विराट कोहली को लेके आए और उनका स्टार्ट ऑफ द जो उनका करियर था इन ईच फॉर्मेट, T20s में, ODIs में और टेस्ट मैचेस में, हम उसको कंपेयर करें तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर विराट कोहली जो है, जिनका आप जाकर जब उन्होंने 12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, तो जहां पर उनको रखा जाता है, अगर आप बाबर आजम के 5 या पिछले जो 4 साल के क्रिकेट है उसका वहां पर मुआवजना करें तो वो जायज नहीं है। अगर आपने दोनों का कंपैरिजन करना है तो आप इक्वल नंबर ऑफ मैचेस लें, उनके स्टार्ट से लें, क्योंकि हर प्लेयर को आपको पता है कि थोड़ा सा अरसा लगता है जो है वो खेलने में, अब बेहतर बेहतर ही प्लेयर होते हैं बनने ज्यादातर में भी। प्लेयर, जो और अच्छे प्लेयर होते हैं वो बेहतर होते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल फॉरन आपको पता है कि आप उनका कंपैरिजन इस तरह नहीं कर सकते, किसी के 12 साल और किसी के 4 साल ले लिए। तो मैंने यही कोशिश की थी कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं। मैं बेसिकली बात लॉजिक पे करना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये नहीं कि इमोशंस पे बात करूं कि पाकिस्तानी हूं तो हाँ। बाबर बेहतर है या अच्छा ये इंडियन हूं तो बताएं, विराट। आपने बात की न्यूट्रल होना चाहिए साफी को, लेकिन ऑब्वियसली खुशी होती है जब आप ऐसा स्टैट्स निकाल लें जो आपके अपनी आवाम और प्लेयर के हक में आ रहा हो। तो फरीद, जब आप कंपैरिजन पूरे तीनों फॉर्मेट का निकाला, बाबर के 38 मैचेस, 48 फिर इनिंग्स, उसके बाद 72 जो ओडीआई इनिंग्स, तो ऑब्वियसली एक खुशी तो बहुत हुई होगी अंदर से, यार ये तो बाबर तो तीनों में आ गए हैं। देखिए, बात असल में यही है कि हम सबको पता है कि विराट जो है उनका स्टार्ट थोड़ा सा स्लो रहा था। अगर हम ये सारे कंपैरिजन जो कर रहे हैं इसमें विराट के पहले 4-5 साल के क्रिकेट है, अगर आप देखें तो ओडीआईज में शायद 2012-13 तक के स्टार्ट्स हैं, और इसी तरह बाकी फॉर्मेट्स में भी। लेकिन अगर हम जून 2016 से बात करें तो उस वक्त हमें विराट कोहली जो है वो असल विराट कोहली जो है वो नजर आते हैं। अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो उसमें भी उनकी 7 डबल सेंचुरीज है। उनकी 2016 से पहले कोई डबल सेंचुरी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विराट कोहली ने जो आगे अचीव किया वो क्या बाबर अचीव करेगा। तो देखें, विराट कोहली का अगर आप ये कहते हैं कि उनके मतलब उस वक्त टाइम में उनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिली, क्योंकि तब तेंदुलकर और इवन सहवाग, गंभीर, इस या तरह के फरीद प्लेयर्स ऊपर खेल रहे 2011 के थे। वर्ल्ड कप में विराट कोहली थे, लेकिन नोबडी नोज ना, याद नहीं किसी को। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तेंदुलकर, गंभीर, हाँ, सहवाग, युवराज, ये सारे, इवन धोनी, ये सारे जो थे वो पिलर्स थे सुपरस्टार, ये इंडियन क्रिकेट के। सुपरस्टार्स। उसके बाद निकलकर जो है वो बाहर आया कोहली।
तो अगर इस तरह उनपे जो उनको बैक किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है इंडियन टीम की तरफ से, तो इस तरह उन पर फरीद, आपकी जो बात से मुझे लगा क्रिटिसिज्म। कि ये बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि जब अब उनका एक प्राइम टाइम शुरू हुआ है तो बहुत सारे सीनियर्स जो है वो एक एक करके बाहर चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ विराट रहा हूँ। की तरह बाबर को भी बिल्कुल वही अपॉर्चुनिटी मिल गई। बल्कि बाबर को तो अब जब हम बात करें, दो अपडेट, एक तो ऑब्वियसली उनको ओडीआई कैप्टनसी मिल गई, मुबारक हो उनको, गुड लक कहते हैं। भारत पाकिस्तानी है तो हम चाहेंगे कि वो बेहतर हो। साथ साथ आदिल रशीद ने आज बयान दिया, इंस्टाग्राम पे उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा जी मौजूदा फॉर्म की बुनियाद पर वो सारे फॉर्मेट में बाबर आजम को ज्यादा हाई रेट करते हैं और ये बाबर आजम के मुतालिक हर कोई बात करता है। और अगर आपको फरीद वो जुमला बड़ा याद हो, मार्क निकोलस क्या कमेंट्री करते हैं, क्या बात करते हैं, और जब डेल स्टेन को उन्होंने धुलाई की बाबर आजम ने, तो एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मार्क निकोलस का कुछ ऐसा कहना था कि ये ऐसी ही अच्छी खूबसूरत बैटिंग है, उसी लेवल की है जिस लेवल की कोहली करते हैं, एबी डिविलियर्स करते हैं। मतलब मार्क निकोलस अगर कंपेयर करते हैं किसी प्लेयर को इतने ग्रेट प्लेयर से, तो वहां तो फिर वो फैब फोर के अंदर तो वैसे ही आ जाता है। बिल्कुल। और आपने आदिल रशीद की बात की है, सोडी जो न्यूजीलैंड के स्पिनर है, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ये कहा कि बाबर आजम जो है वो उनको कोहली और फैब 5 में सबसे ऊपर रखते हैं। आपको पता है थोड़ा सा कोहली जो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल भी करते हैं, तो हाँ। हमने ये देखा एडम जम्पा के अगेंस्ट भी किया उन्होंने, तो इस वजह से शायद लेग स्पिनर्स का ये मानना है कि कोहली से बेहतर बाबर है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि आपने जो कहा कि बाबर को कैप्टनसी मिल गई है, बाबर के लिए तो अभी देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको 5 साल हुए हैं। कोहली को जब कैप्टनसी मिली थी आपको वो भी पता है, धोनी जो थे वो 2015 तक कैप्टनसी कर रहे थे, तो 7 साल करियर के पहले जो थे वो विराट कोहली को बिल्कुल उस तरह लाइमलाइट नहीं मिली थी जिस तरह हमने देखा है कि अब बाबर को मिल चुकी है। तो बाबर जो है अभी रिसेंटली अपने जो है वो होम मैचेस भी खेलना शुरू किया उन्होंने। लास्ट ईयर उन्होंने पहला टेस्ट खेला अभी लाहौर में, और सॉरी लाहौर में नहीं, पिंडी में, और फिर कराची। यानी कि इससे जाहिर ये होता है कि अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट आप शुरू किया और आपके अपने रिकॉर्ड्स देखे हैं बाबर के टेस्ट मैचेस में, होम मैचेस में खेलने से कितना फर्क पड़ता है इंसान को। तो कोहली ने तो 2008 से ही होम क्रिकेट खेली है, तो आप वो भी चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि होम मैचेस जो है कोहली के बहुत ज्यादा है, जबकि बाबर के होम मैचेस हम यूएई के काउंट कर रहे हैं, तो बहुत फर्क है इस चीज में। और जरूर जो है इस चीज में इंप्रूवमेंट आएगी। बाबर एज अ टेस्ट प्लेयर भी आपको पता है कि आप उभर के सामने आ रहे हैं। सिर्फ ये एक ऐसा फॉर्मेट था जहां पर हम उनको कहते हैं कि शायद वो कोहली से अभी काफी पीछे हैं, लेकिन अब आप देखें तो उस स्टार्ट में भी जो है वो बिल्कुल नेक एंड नेक है। हाँ, ये अगर हम ज्यादा स्टार्ट पुरानी कोहली बात और नहीं, मुझे बाबर याद की पड़ता है बात पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गया था उसमें 22-24 की एवरेज थी, पाकिस्तान में शोर मच रहा था। इवन मैंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट भी किया, मिकी आर्थर आजकल बड़े एक्टिव हैं, तो मैंने उनको ये प्रेज किया, मैंने कहा भाई ये क्रेडिट जाता है आपका कि जिस जमाने में बाबर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे टेस्ट में, तो बाबर को वो मिली एक डिजर्विंग किस्म की उनको एक कुशन मिला, उनको एक रिस्पेक्ट दी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, उनको कभी ड्रॉप नहीं किया गया जिस तरह के हम देखते हैं माजी में कुछ प्ले के साथ होता था। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली जनाब, और जितने भी आज हमारे इंडियन अगर सब्सक्राइबर यहाँ देखेंगे, फैंस देखेंगे, तो आप भी जरूर इसमें इनपुट दीजिएगा बाबर के मुतालिक। लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट द बोथ ग्रेट प्लेयर्स। हम ये नहीं करने आए कि हम एक को ऊपर रखें एक को नीचे रखें। आई थिंक विराट कोहली का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो उनसे मिल चुका हूँ। फरीद आप तो मिले भी नहीं, तो आप थोड़े जेलस हो जाए मुझसे, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैंने सेल्फी भी ली है। अभी जब ये एडिट कर रहा हूँ तो मैं सेल्फी लगा दूंगा, तो फरीद आप भी देखिएगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, जब चंडीगढ़ मोहाली में जब वर्ल्ड T20 हुआ तो मैं एक दिन पूरा रुका यार फरीद, सिर्फ किस काम के लिए, जब पाकिस्तान वर्ल्ड T20 से बाहर हो गया था। मेरे साथ तारिक हुसैन और जावेद इकबाल दो मेरे दोस्त थे। मैंने कहा यार विराट कोहली को मिलना है कल, इंडियन टीम की प्रैक्टिस कवर करनी, क्योंकि बहरहाल एक वर्ल्ड इवेंट हो रहा है। तो पाकिस्तान बाहर हो गया तो क्या हुआ, हम इवेंट का एक दिन और करके जाते हैं। विराट कोहली ने मुझसे प्रॉमिस किया, और जब विराट कोहली ने प्रॉमिस किया कि मैं आपसे मिलूंगा, सेल्फी खिंचवाऊंगा, हम भी वेट करने लग गए। रैप अप करूं जल्दी जल्दी, T20 स्टाइल में, स्टोरी थोड़ी लंबी थी। लेकिन बहरहाल जब वो टीम निकलती है ना फरीद, आपको पता है सिक्योरिटी लग जाती है, वर्ल्ड T20 हो रहा है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, हमें उठा के सिक्योरिटी उन्होंने साइड पे कर दिया, जो करना ही चाहिए था उनको कि ऑब्वियसली प्लेयर्स का रास्ता क्लियर हो। जैसे विराट कोहली आए, मैंने कहा ए विराट, यू प्रॉमिस मी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो मैंने करके ना ऐसे थोड़ा सा उनको आवाज दी, थोड़ा दूर नहीं देता था। तो विराट ने सिक्योरिटी लगा के प्लीज ब्रिंग हिम। वो मैं और फिर दो हमारे जो पाकिस्तानी साथी थे, हम तीनों उनके पास गए, उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हमने सेल्फीज ली, और फिर हम रवाना हो गए खुशी खुशी के। हम विराट कोहली से मिलके आ गए, मैंने उनका वर्कआउट देखा प्रैक्टिस करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो अपने दौर के, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी ये कल्चर लाना चाहिए यार। यूट्यूब पे बड़ी बात होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ करो तो इंडिया के सब्सक्राइबर कम आएंगे, इंडिया की तारीफ करो तो इंडिया वाले बहुत आएंगे। हम दोनों की तारीफ करेंगे यार, हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे दोनों आए। तो आप फरीद ने जो मेहनत की उसको स्टार्ट करते हैं जनाब। तो फिर जो फरीद का पहला स्टार्ट था 38, जो पहली T20 इनिंग्स हैं 38, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, 38 में 1470 रन बनाए जनाब विराट कोहली ने,
52 का एवरेज है और उसके बाद 14 उनकी निफ सेंचुरियां हैं। यहाँ पर एक रन से जो है वो आगे हैं बाबर आजम कैरियर के अब तक स्टेज पर 1471, यानी एक रन ज्यादा है। एवरेज उनकी थोड़ी सी कम है लेकिन रन ज्यादा है तो रन काउंट होते हैं, और 50 भी एक कम है। तो बड़ा फरीद नेक टू नेक है इसमें, तो तकरीबन समझ लें ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जाता है, एक रन का फर्क है। बिल्कुल, बाबर आजम का अगर हम देखें तो शुरू से ही हमें ये क्रिटिसिज्म रहा है उन पर कि स्ट्राइक रेट बाबर आजम की जो है वो बहुत कम रहती है। लेकिन अगर आप इधर भी देखें तो कोहली ने भी जब अपना करियर शुरू किया एज अ T20 प्लेयर भी, तो कोहली एज अ सॉलिड बैट्समैन ही सामने आते थे, हार्ड हिटर नहीं आते थे, गैप्स ढूंढने वाले प्लेयर थे। और सब कुछ आपको पता है कि वो कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैक्सवेल को देखते हैं, गेल को देखते हैं, फिंच को देखते हैं, उस तरह के हमारे सामने नहीं आते थे। लेकिन अगर हम एवरेजेस की बात करें तो बहुत जरूरी है, अगर आपका एक प्लेयर आपको 50 रन करके दे रहा है, 35 गेंदों में भी करके दे रहा है, तो बाकी टीम को जो है वो उस पर कॉन्फिडेंस आता है और उनके पास टाइम मिल जाता है उनको कि वो वहां से उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आगे बिल्ड करें। तो इस तरह का प्लेयर बहुत जरूरी है। अगर हम कंपैरिजन करें, कोहली की एवरेज बहुत ज्यादा जो है वो T20s में हमें देखने मिली, उन्होंने मेंटेन किया उस एवरेज को। ये नहीं कि उन्होंने वो बिट्स एंड पीसेस में स्कोर करते नहीं है, उस एवरेज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और अभी तक करते आ रहे हैं। कोहली की जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने उस 50 की एवरेज को अब तक मेंटेन की है, ना सिर्फ T20s में लेकिन तीनों फॉर्मेट में। लेकिन अगर तब भी बात करें तो बाबर आजम बहुत उनसे क्लोज है। मतलब बिल्कुल आपने से कहा कि एक रन का फर्क है, बाबर उसमें आगे एवरेज थोड़ी कम है, एक हाफ सेंचुरी कम है। लेकिन अगर हम वही कंपैरिजन करें तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल सिमिलर स्टार्ट बाबर का भी है। तो आगे हमें देखने मिल सकता है कि बाबर आजम और कोहली में T20 फॉर्मेट में बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन रहेगा। बिल्कुल, और जो जैसे बात की फरीद ने, तो अभी मौजूदा एवरेज भी जो है वो विराट का इस वक्त तो 38 मैचेस का कंपैरिजन था, लेकिन 82 मैचेस के बाद भी विराट का जनाब 50 का एवरेज मेंटेन है। 24 50 हो गई हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ गया है बल्कि 138 चला गया है, 132 था, बाबर का 128 है। आई थिंक उनको भी 140 के करीब आ जाए। तो बारह विराट कोहली की क्या बात है, लेकिन बाबर आजम अगेन दोनों ग्रेट प्लेयर्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑन द वे टू रियली इम्यूलेट विराट कोहली, जहां वो उनके साथ इस पर नेक टू नेक चल रहे हैं। दूसरा कंपैरिजन जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि बाबर ने बहुत स्ट्रगल किया टेस्ट के अंदर, अर्ली ऑन 24-25 के एवरेज से निकल के फिर अचानक से उन्होंने कंसिस्टेंट रन करके 45 तक पहुंचे हैं। 48 जो पहली इनिंग्स हैं, और यहाँ पे 1822 रन हैं जनाब। ऐसा लग रहा है इलेक्शन के हम रिजल्ट सुना रहे हैं, कभी कभी लगता है जो स्टैट्स बता रहे हैं। लेकिन बाबर यहाँ पर भी आगे हैं, 1850 रन हैं उनके। और मजे की बात यह है कि कोहली का एवरेज जनाब 41 था 48 टेस्ट इनिंग के बाद, यानी स्ट्रगल किया उन्होंने भी अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से, जो अब मेंटेन है। 45 का एवरेज है जनाब बाबर का अभी से, और 13 निफ सेंचुरियां हैं अगर बाबर की तो विराट की 9 थी, और 5 सेंचुरियां हैं बाबर की, विराट की 6 थी। तो यहाँ भी तकरीबन एक हेड टू हेड ही हम समझ लें, बहुत क्लोज जो है वो इस पर यहाँ कंपटीशन है। लेकिन अगेन जब हम बात करते हैं विराट कोहली की, तो हम उनके मौजूदा स्टैट्स ही बता देते हैं। तो उन्होंने इसको फर्दर इंप्रूव किया है जनाब, 86 मैचेस में अब 7240 रन हैं, और 53 रन का एवरेज है, 22 फिफ्टियां, 27 सेंचुरियां। तो जनाब मुझे लगता है फरीद के जो स्टैट्स बाबर को वाकई, जिनमें विराट कोहली पर सबका ले जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, चैलेंजिंग होता है टेस्ट क्रिकेट किसी भी बैट्समैन के लिए। आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट जो कि लिटमस टेस्ट होगा। आई थिंक बाबर का आज से 4 साल बाद जब उनको हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि अगर वो विराट कोहली को 80 टेस्ट तक भी कंपैरिजन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक वो फिर बाबर के और विराट का जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल एक जस्टिफाइड होगा, बल्कि शायद बाबर वहां पर उनको बीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर किसी भी प्लेयर का आपने जो है वो स्टैंडर्ड चेक करना है तो वो टेस्ट क्रिकेट से किया जाता है। अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें, विराट कोहली की बात करें, या जो रूट की भी इवन बात करते हैं, तो ये प्लेयर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म करके दिखाया है। बाबर के अंदर जो था, एक शॉर्ट कमिंग तो नहीं मैं वर्ड यूज करूंगा, लेकिन जहां वो लैग कर रहे थे शायद वो टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस थी। तो आपको पता है कि जब तक एक प्लेयर 200 नहीं करता तब तक आपको पता है उसको एक लेजेंडरी स्टेटस जो है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से तो शायद मिल जाए, लेकिन जो न्यूट्रल फैंस है वो नहीं देते हैं। तो इवन कैलस की भी मुझे याद है काफी अर्से तक कोई डबल सेंचुरी थी, बहुत अरसे बाद जाकर उन्होंने एक डबल सेंचुरी की थी अपने करियर में। उनका स्टार्ट भी, आप मिकी आर्थर की बात कर रहे थे, तो कैलस की 9 की एवरेज थी। मिकी आर्थर ने हमें मजहर ने इंटरव्यू किया था क्रिकेट के लिए, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कैलस को भी देखा है तो उनको बाबर आजम में कैलस नजर आते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की, जो कि बहुत बड़ा एक कंपैरिजन है। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यही है कि जब उनका पीक टाइम जो हमें लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में अब शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ चुकी है, उनको होम जो है सीरीज वो खेलने का मौका मिलेगा आगे भी, उससे फर्दर जो उनकी एवरेज इंप्रूव होगी। और बाबर के भी इनिंग्स बहुत कम है,
यहाँ पर एवरेज इंप्रूव करना बहुत आसान होता है। अगर आप 100-200 इनिंग्स खेल के 30 की एवरेज रखें, फिर ट्रू आप ट्रू। उसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा और सैंपल होता यहीं है। पर जैसे अगर मैंने कहा आपकी विराट को हम प्रेस करेंगे कि विराट ने जो चीज 48 में 41 की एवरेज थी जनाब, वो 82 में 50 प्लस ले गए। तो विराट ने वाकई वो 7,000 से ज्यादा रन बना लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आई थिंक ट्रूली मैंने ग्रेटनेस आपसे है वही बात उनकी जहाँ उन्होंने। और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी फरीद, कि विराट ने इंग्लैंड में कितना स्ट्रगल किया था। आपको याद है जेम एंडरसन ने उनकी ऑफ बिल्कुल स्टंप वो जो फोर्थ स्टंप पकड़ ली बिल्कुल थी। लेकिन एक ग्रेट प्लेयर की तरह विराट जब दोबारा गए इंग्लैंड में तो उन्होंने उस चीज को कवर करके वहां रन करके आ गए। और इसी तरह बाबर ने अपना पहला टेस्ट आई थिंक जो वर्ल्ड कप था, एक तो वो उन्होंने क्लियर किया। लेकिन वो जैसे फरीद ने कहा ना जनाब कि पाकिस्तान से सिर्फ दाद नहीं समेटनी, इतना तो सबको पता है कि बाबर का टैलेंट क्या है। तो इसलिए रिकी पॉन्टिंग ने उनका बारे में पहली आर्टिकल लिखा हुआ था। और क्या ही कमाल हो गया कि एक 100 किया, एक 98 समथिंग पे आई थिंक 90s में आउट हुए, लेकिन वो इनिंग भी बहुत कमाल 97 की थी। तो उन्होंने अपना इंप्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया में डालना था वो बड़ा टाइमली डाल दिया, और अब वो इसलिए डिस्कस होते हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि अभी हमने सीरीज देखी है बाबर पे जो है वो कुछ लोग ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि उनकी जो सेना कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, उधर जो है परफॉर्मेंसेज नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें या इवन वनडे क्रिकेट की बात करें तो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि 250 से ऊपर स्कोर्स में उनकी विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है बाबर की। कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म है या 150 से ऊपर जब वो टी20 में चेस करते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट बहुत कम होती है, लेकिन 150 से नीचे वो आसानी से चेस कर लेते हैं। तो कुछ अभी भी एलिमेंट्स हैं जहां पर बाबर ने प्रूव करना है अपने आप को। अब आपको पता है कि बाबर जो है वो बिल्कुल ओडीआई कैप्टनसी भी उनको मिल चुकी है। मिसबा का कहना है कि वो बेहतर प्लेयर बन के आएंगे कैप्टनसी में क्योंकि उन्होंने टी20 क्रिकेट में दिखाया है। मैंने वो भी स्टैट शेयर किए थे कि उन 5 मैचेस में उनकी स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, उनकी एवरेज भी ज्यादा है अपनी ओरिजिनल एवरेज से। टी20 में उनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज जी दोनों हाँ, एज अ जो कैप्टन जो बात ज्यादा कर है। रहे हैं मैं इसको बता देता हूँ। इनका जो स्टैट था 5 मैचेस में जो 2 लॉसेस हैं 2 विंस हैं, 181 रन है। और स्ट्राइक रेट जनाब 140 का है, जो वैसे 128 का है बाबर का, और 60.33 का एवरेज। और जो आपने बात की फरीद, तकलाय मुश्ताक का मैंने इंटरव्यू किया था, मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, और उसको मैंने फिर वहां पब्लिश किया था। उन्होंने कहा कि विराट कोहली इज समवन, सॉरी बाबर आजम, जो ऐसा प्लेयर है, अभी सकलाय मुश्ताक कह रहा है जो खुद एक चैंपियन ऑफ स्पिनर, जो इन्वेंटर था दूसरा का, जिसने वाकई एक ऐसी क्रिकेट खेली कि आज तक वो चेन्नई टेस्ट को लोग याद करते हैं। वो कहते हैं कि बाबर के अंदर वो क्वालिटी है कि जब इस पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे ना तो ये और ज्यादा ग्लोरीफाई होगा, ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये मना ही इसी चीज के लिए। आई थिंक ये बड़ी बात है कि जो ग्रेड्स हैं वो बाबर को, कोई मुझे ऐसा डिवाइडेड ओपिनियन नजर नहीं आता जैसे मिसबा या शाहिद अफरीदी के, आपको पता है कंट्रास्टिंग फैन होते थे। बिल्कुल आई थिंक बाबर आजम अर्न बिल्कुल हिज रिस्पेक्ट। उन्होंने एक बड़ी मैसिव फॉलोइंग उनकी इसलिए है कि जो क्वालिटी उनके पास है, जो उनके पास एक स्ट्रोक मेकिंग है, जिस खूबसूरती से वो खेलते हैं। एक यूट्यूब पे जा जाके लोग सर्च कर करके जो बाबर आजम की वीडियो डालने वाले, और मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो के भी बाबर आजम के ऐसे बड़े क्लिक्स आ जाएंगे। उन्होंने वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो अपने गेम से हासिल की है। देखें, बिल्कुल बहुत जरूरी है एक प्लेयर के लिए कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। अगर एक प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और बेसिकली आपने देखना ही होता है कि आपकी टीम में इस वक्त तो ना तो मिसबा उल हक, ना यूनस खान, ना पीछे चले जाए तो इंजमाम, ना मोहम्मद यूसुफ, इस तरह के प्लेयर्स भी मौजूद नहीं है। तो इस टीम में अगर हमें कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता प्लेयर नजर आया तो बाबर आजम है। इसलिए ओपिनियन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती है फैंस की तरफ से, क्योंकि आपके पास ऐसा सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। शायद शहीन शाह अफरीदी वो दूसरा नाम है जो तीनों फॉर्मेट्स में आप रखेंगे बाबर के अलावा, वरना कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस वक्त आप पाकिस्तान टीम में तीनों फॉर्मेट्स में कहेंगे कि इस बंदे को होना चाहिए। तो जब इस तरह की सिचुएशन एक टीम पर आ जाती है तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं कैप्टनसी के लिए। और अगर आप किसी टीम में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 फॉर्मेट्स में कम से कम एक कप्तान रहे, तो फिर आपको उस प्लेयर की तरफ देखना पड़ता है। और अनकरीब ये अजहर अली जो है वो तकरीबन उनकी एज में 35 हो चुकी है, तो कुछ अर्सा उनके पास है, 10 साल से ज्यादा उनको अर्सा हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब उनके पास थोड़ा टाइम है, टेस्ट क्रिकेट में जो है वो खेलेंगे, उसके बाद शायद वो भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट से अलग जो है वो अख्तियार कर लेंगे। तो बाबर आजम ही आपके पास एक ऑप्शन है जो एटलीस्ट 2023 के वर्ल्ड कप तक नजर आ रहे हैं कि एक तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी का रोल अदा करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई नया ऐसा स्टार मिलता है, लेकिन बाबर जो है उनकी 2023 में भी एज जो होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, 8 साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में हुए होंगे, तो काफी टाइम बाबर के पास है। अगर हमने ग्रैम स्मिथ की एग्जांपल देखी थी, वो तो बहुत शुरू में कप्तान बना दिए गए थे, लेकिन काफी लंबा अरसा उन्होंने कप्तानी की थी और बहुत उनकी उनको परफॉर्मेंसेज तो एज अ कप्तान कैप्टन है। बना के तो खिलाया इस गया तरह था, के वो इंग्लैंड में 2 डबल सेंचुरी मार के आ गए थे, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं बिल्कुल देखा। बिल्कुल 2 डबल सेंचुरीज उनकी बिल्कुल बैक टू बैक उन्होंने की थी, लॉर्ड्स में उनका स्कोर था तो विजिटिंग बैट्समैन के तौर पे, तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज एज अ कैप्टन थी। तो बिल्कुल जैसे सकी भाई का कहना है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं
जो कैप्टनसी को रेलिश करते हैं। इवन शाहिद अफरीदी की भी मैं बात करूं, आपने उनकी बात की, तो आपका एज अ रिकॉर्ड एज अ कैप्टन देखूं तो वो बहुत बेहतर है एज अ प्लेयर से। 2011 का वर्ल्ड बेशक कप विनिंग, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, उनकी कैप्टनसी में, उनकी बॉलिंग, उनके बिल्कुल, इवन लीडरशिप। वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली टी20 में सेमीफाइनल हारे। सेमीफाइनल, वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल, 2011 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड में सीरीज जीतना, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको पता है कि काफी ऐसी परफॉर्मेंस है एशिया कप में जो उन्होंने 100 किए थे, आपको याद भी होगा। बिल्कुल। फिर इस तरह के मैचेस जो हैं वो उन्होंने जितवाए हैं। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो रेलिश करते हैं कैप्टनसी को, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, सर तेंदुलकर हमारे सामने एग्जांपल है कि बहुत बड़ा प्लेयर लेकिन कप्तानी में कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। तो द्रविड़ और गंगुली इस तरह के प्लेयर्स के अंडर उनको खेलना पड़ा काफी अर्सा। तो देखना ये होगा कि कैप्टनसी बाबर का किस तरह का। कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें ओडीआई स्टैट्स जिसमें बाबर आजम वे अहेड ऑफ विराट कोहली, जहां 3000 उसमें मैं आता हूं, लेकिन जो कैप्टनसी को अगर हम थोड़ा और डिस्कस कर लें, आई थिंक विराट कोहली। मैं पहले एक चीज यहाँ पर जरूर ऐड कर दूं, जरूर जरूर। एक चीज जो आपने अभी कहा है कि ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली से बाबर बहुत आगे है। एक जो बाबर आजम के जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसमें, वो ये है कि उनकी एज। यहाँ पर कोहली जो है वो कम से कम 2 साल यंगर था बाबर आजम से, विद रिस्पेक्ट टू हिज एज। तो अगर आपने लॉन्जेविटी देखनी है कि कितना अरसा जो है बाबर आगे खेल पाएगा, क्या वो कोहली से 2 साल मजीद ज्यादा खेलेगा? यानी कि कोहली अगर 33 में रिटायर होते हैं, तो अगर बाबर वेरी 35 वेरी में इंटरेस्टिंग, जाके वेरी रिटायर इंटरेस्टिंग होता है, पॉइंट। फिर जाकर आपने देखना कि ओडीएस में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी बाबर के रन वगैरह अगर यहाँ एवरेज आप देखें जो ज्यादा है, लेकिन कोहली के उनकी एज यहाँ पर कम है, तो उनको आगे जाकर बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा कि वो उस चीज को कवर करें। लेकिन बाबर क्योंकि पहले ही 2 साल आगे चल रहे हैं अभी कोहली से, तो देखना ये होगा कि वो कहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, 72 जनाब ओडीआई इनिंग्स जो खेली है बाबर आजम ने, वैसे तो 74 में मैचेस खेले हैं, 3359, 2891 रन से विराट कोहली के। बाबर का एवरेज 54.18, कोहली का 46.92 था जनाब। और उसके बाद जो सेंचुरीज हैं, जो ऑब्वियसली बाबर ने रिकॉर्ड बनाया, कंसेक्यूटिव 300 किए, जहीर अब्बास साहब का रिकॉर्ड इक्वल किया, और उसके अलावा भी जो प्लेयर्स थे, 8 सेंचुरियां हैं विराट कोहली की यहाँ पर। तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगेन बाबर के हक में बात जाती है कि इवन यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी, जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि शायद वो उतना तेज नहीं खेलते, लेकिन वो एक अलग उनका लेवल ऑफ गेम है, अपना एक स्टाइल है यूनिक, 87 का जनाब मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आई थिंक इन चीजों में आगे होने के बावजूद मैं फरीद के पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो लॉन्गिटिविटी है, और ऑब्वियसली उसमें अगर हम कोहली का इस वक्त का अगर आपको ओडीआई रिकॉर्ड बताएं, तो वो तो आई थिंक बहुत ही माइंड ब्लोइंग किस्म का होगा। और उसके अंदर अगर हम जाके देखते हैं, तो वो कंपैरिजन फिर हम समझ सकते हैं कि आगे जो कहना चाह रहे हैं जनाब। 248 मैचेस में 11,867 रन हैं विराट कोहली के अब, 4300, बाबर के हैं भी 11, 58 सेंचुरीज, 93 का स्ट्राइक रेट, 59 का एवरेज। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं पढ़ के, लेकिन बहरहाल ये इंप्रेसिव है विराट कोहली, मतलब माइंड ब्लोइंग नंबर हैं ये, आप इवन यू कैन जस्ट ड्रीम ऑफ इट। और आई थिंक हम बात करें तो आप इस चीज को, हाँ इस चीज का कंपैरिजन इस तरह करेंगे, अभी आप उनके टोटल स्टैट्स देख रहे हैं, अगर आप उनके ये फर्स्ट 72 इनिंग्स निकाल दे, इसमें से 72 इनिंग्स से लेकर अभी जो उनकी 200 कुछ इनिंग्स हुई हैं, वो अगर आप एवरेज और वो स्ट्राइक रेट अगर आप देखें, तो आप खुद देखें कि वो कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो पहले 72 इनिंग्स वो भी शामिल है। तो वो ट्रू। तो बल्कि उनका उतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया है, अगर आप कोहली, मैं आपको एक अभी और स्टैट जो है वो निकाल के दे सकता हूँ। अगर मैं कोहली की एवरेज स्ट्राइक रेट तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम के डेब्यू के बाद निकालूं ना, तो आपको अंदाजा होगा कि कोहली कितना बड़ा प्लेयर है। कोई उसके पास अगर प्लेयर आता है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज या एवरेजेस, तो वो रोहित शर्मा है। उसके अलावा कोई प्लेयर जो है वो 2013 के बाद, इवन अगर हम रोहित शर्मा का करियर भी देखें, तो वो भी माइंड ब्लोइंग ये जो स्टैट्स, आपने इससे बात पहले। की ना फरीद, ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान या ऑब्वियसली जो वर्ल्ड फैन है, जो भी बाबर आजम को हाई रेट करते हैं, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि विराट कोहली के पास पहले धोनी जैसा मेंटोर, एक अच्छी सॉलिड बैटिंग लाइन, विराट कोहली ग्रूम हुए हैं। इसी तरह अब रोहित शर्मा जैसा आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बल्कि लुक एट विराट कोहली इंटरव्यू, मुझे वो होस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, मतलब विराट कोहली ने एक तरह से बातों बातों में यही कहा कि वो रोहित शर्मा को अपने से बेहतर ही समझते हैं, जो जिस अंदाज से वो खेलते हैं, जिस आसानी से वो रन करते हैं, डबल सेंचुरीज बना देते हैं, मजाक मजाक बनाया हुआ उन्होंने तो डबल सेंचुरीज जो ओडीआई क्रिकेट के अंदर। आई थिंक फरीद, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि रोहित शर्मा या जो और इंडिया में क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ये बाबर के साथ इन 2-3 किसी प्लेयर्स को कोई ऐसा रोल प्ले करना होगा जब बाबर पे ही सारा कुछ ना आ जाए। मतलब हमें टॉप पे एक ऐसा ओपनर चाहिए ओडीआईस के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर, जो रोहित शर्मा की क्लास का हो, जो उनकी तरह रन्स करता हो, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ताकि बाबर नीचे फिर एक
डिफरेंट माइंडसेट से खेलें। अगर बाबर आजम आएंगे 40 फॉर 2, 50 फॉर 3, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना लंबा रन कर सकेंगे जितना विराट कोहली ने किए हैं। नहीं, बाबर आजम की जो सबसे अच्छी बात है, अगर आप कोहली का देखें तो शुरू में वो थोड़ा सा नीचे खेलते थे। बाबर को तो बल्कि पहले ही अपने करियर में काफी, जो है आपको पता ऊपर है, खेलना काफी चाहिए। यंग करियर है उनका, प्रमोट कर दिया गया है। तो उनके पास ऐसी स्टेज नहीं है जैसे हम कहते हैं कि मिसबा के पास होती थी कि 3 खिलाड़ी ऊपर से आउट हो जाते तो फिर वो आते थे। उस तरह की स्टेज पर कोई प्लेयर है तो वो टोटली डिफरेंट प्लेयर होता है। फिर वो उस तरह की एवरेजेस और स्ट्राइक रेट भी आपको नजर नहीं आते, क्योंकि बहुत कॉशियसली उसको खेलना पड़ता है। फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी आता है कि वो मिसबा की तरह टुक टुक करता है या इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा, ना सेंचुरी कर पा रहा है। आप खुद हिसाब लगाएं, अगर आपका प्लेयर ही कोई 10 पे 3 पे आ रहे हैं या यही मैं 45 कह पे रहा हूँ 2 या फरीद, 3 बात पे से आ एग्री करते हैं आप कि हमें बाबर आजम के अलावा भी कोई एक कम से कम और उनके लेवल का, ना सही उनके करीब करीब लेवल का प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो हैदर हो या हम खुशदिल शाह को किसी तरह ग्रूम करें, या हम फखर जमान, अगर पुराने फखर जमान बन जाएं जो शुरू में रन करें या फिर बाबर आए नंबर 3 पे तो एक प्लेटफॉर्म मिला हो। आई थिंक ये बहुत जरूरी होगा। मेरे अपने एक ओपिनियन है कि अगर बाबर आजम को हम ट्रू वर्ल्ड क्लास प्लेयर देखना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी 90s की बैटिंग लाइन की तरह, जहां सईद अनवर थे तो इंजमाम भी थे, फिर इजाज भी थे, फिर यूसुफ भी थे नीचे, और राउंडर्स भी थे। आपको एक बैलेंस चाहिए, वरना बाबर के साथ ये बड़ी ज्यादती होगी कि वो एक प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर सिर्फ अकेला एक्सपेक्टेशंस पे जो है ना वो बोझ लिए हमेशा मैदान में उतरे। आई थिंक हमें थोड़ा सा ये चीज प्लान करनी होगी, कुछ प्लेयर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि बाबर अपना गेम खेले और वो उसका स्टेचर जो है वो और बढ़ता रहे। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल लूँ तो मुझे कुछ ब्रायन लारा याद आते हैं, जो अपनी टीम के नो वाहिद ट्रू अच्छे प्लेयर यार, होते थे और अल्लाह उनकी करे टीम ऐसा हो को आगे सपोर्ट नहीं जाके। मिलती थी। लेकिन काफी मैचेस उन्होंने वैसे जितवाए, लेकिन फिर भी चले चंदर पॉल, सारवान जैसे प्लेयर उस जमाने में, इवन गेल भी शुरू में नहीं खेले उस तरह, लेकिन वो होते थे टीम में। लेकिन अगर बाबर के हम एग्जाम्पल लें, आपने पहले नाम लिए हैं इंजमाम, सईद भाई के, यूनस भाई के, यूसुफ भाई के, ऑलराउंडर्स में ले लें रजाक भाई, शाहिद भाई, इस तरह के प्लेयर्स होते थे। अभी तो पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर इस तरह के मुस्तकिल है ही नहीं हमारे पास कि हमें लग रहा हो कि यार ये आगे सीरीज में भी हमें नजर आएंगे। दो मैंने आपको 2 नाम लिए हैं, शाहीन और बाबर। इसके अलावा तो मुझे आप तीसरा नाम बता दें नो जो कि आपको पता है, मतलब राइटिंग ऑन द वॉल है कि आगे खेलेगा। जब इतनी इनकंसिस्टेंसी टीम में हो तो एक प्लेयर पर कितना दबाव होगा आप खुद देखें, और फिर उसको कप्तान बना दिया जाए। ओके, उस तरह से ये भी मेरा देखें पॉइंट ना, था, और वो आपको भी यंग कैप्टन बन बंदे गया। भी। अब आपने कैप्टनसी में बिल्कुल टीम को भी आगे लेके जाना है, सोचना है कि मुझे किस तरह बिल्कुल प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं। इमामुल हक आई थिंक एक ऐसे प्लेयर है जिनमें पोटेंशियल है, जो मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर वो लंबा खेलें बिल्कुल तो लिमिटेड ओवर्स और फिर टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि एक हंगर है, एक एटीट्यूड है, एक क्रिकेटर्स वाला पर्सोना मुझे उनकी नजर आता है। क्रिटिसिज्म के बावजूद उनके स्टैट्स अगर निकाल के रख लें तो बहुत अच्छे इंप्रेसिव स्टैट्स हैं कि वो बहरहाल बेचारे वो तनकीद की जद में होते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं फरीद बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे पास लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर, टेस्ट में तो चले फिर अजहर अली, असद शफीक, यासिर शाह, अब्बास, ये वो कुछ हमें एक सॉलिड बिल्कुल जो है ना स्पॉट्स नजर आते हैं। लेकिन चाहे विकेट कीपर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे इवन हमारे जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं, मुझे तो कहीं भी कोई उसमें भी। लिमिटेड ओवर्स के अंदर कोई स्पार्क नजर नहीं आ रहा यार, जो होना चाहिए, जो हमें। बल्कि रमीज राजा ने बिल्कुल ठीक कहा अपने यूट्यूब चैनल पे फरीद, कि हमने T20 में अचीव किया सब कुछ, और हमारी बी कैटेगरी में सारे वो प्लेयर भरे पड़े हुए हैं जो टेस्ट फॉर्म खेलते हैं, जो टेस्ट में बुरी तरह आ रहे हैं। ऑब्वियसली यार हमारे T20 और लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स को शायद आपको रिवॉर्ड देने चाहिए। ये देखिए, यही बात अभी मिकी आर्था का जो हमने इंटरव्यू किया, मैंने आपको बताया, मजहर ने, वो भी यही कर रहे थे कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं, बेशक वो कुछ अर्सा उनकी फॉर्म में डिप आता है, जैसे उन्होंने फहीम अशरफ की बात की, हसन अली की, मोहम्मद आमिर की, फखर जमान की, ये उनके कुछ प्लेयर्स थे जो उनकी कोर टीम थी जिनके साथ वो आगे परसिस्ट कर रहे थे। तो बहुत जरूरी ये होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस जो है वो प्लेयर से लें तो उनको चांस भी दें। अगर आप उन्हीं प्लेयर्स को जो आपको वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर लेके, इवन सरफराज का नाम लिया उन्होंने, अगर वही आपका टीम का हिस्सा नहीं है प्लेयर्स, तो आपको यही चीज नजर आएगी। मिसबाह उल हक के आने से एक चीज जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग हुई है। अभी भी उनसे जो है वो बहुत एतराज है लोगों को, जैसे फवाद आलम जैसे प्लेयर्स को चांस नहीं मिल सका। कुछ और ऐसे प्लेयर्स हैं, कामरान अकमल का नाम आता है कि अभी तक वो लिमिटेड ओवर्स टीम का हिस्सा नहीं बन सके मिसबाह के अंडर, जबकि काफी प्लेयर्स को चांस दे दिया गया। काशिफ भट्टी को टीम में रखा लेकिन चांस नहीं मिला। इस तरह के प्लेयर्स जो है अभी उनको चांस नहीं मिला। लेकिन इतने ज्यादा प्लेयर्स जो हमने अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड कर लिए हैं मिसबाह के अंदर, तो फिर अब ये चीज भी हमने देखनी है कि कंसिस्टेंसी जो है जब वो टीम से चली जाती है तो आपके पास परफॉर्मेंसेस फिर उस तरह से मुस्तहकम नहीं रहती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ साथ अगर मैं बात करूं फरीद, जो मुझे सबसे ज्यादा वरिंग साइन लगा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है कि हमने फहीम अशरफ, आमिर यामीन, अमाद बर्ड, या इससे पहले हमाद आदम तो चले बेचारे बिल्कुल ही आजकल किसी डिस्कशन में नहीं आते यार, हमने तो किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ग्रूम करने की जरूरत को महसूस ही नहीं की। आगे हमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 खेलना है, इंग्लैंड में जाना था, अभी इंग्लैंड ऑब्वियसली
आज इजलास भी था, देखें क्या फैसला उससे निकलता है। लेकिन यार हमने तो बिल्कुल ही रज़ाक अज़हर के बाद ऑलराउंडर ग्रूम करना ही छोड़ दिए। रज़ाक अज़हर ऐसे नहीं बने थे, 99 के वर्ल्ड कप में रज़ाक को नंबर 3 पे भेजा था। रज़ाक अज़हर, शोएब अख्तर, वसीम अकरम के साथ बॉलिंग करते थे, फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज आकर। उसी तरह उनको वो जो कॉन्फिडेंस मिला, वसीम अकरम उनके साथ खड़े होते थे, उनको गाइडलाइन दे रहे होते थे। हमने तो यार ऑलराउंडर ग्रूम ही नहीं किए। देखिए रज़ाक भाई की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उस दिन राशिद लतीफ़ भाई के शो पे इनका यूट्यूब पे सुन भी रहा था इंटरव्यू, जहाँ वो कह रहे थे कि उनको वर्ल्ड कप में ले जाया नहीं जा रहा था। फिर उनको वहां पर जो है वो रेफर किया गया। वसीम अकरम ने देखा उनको, उनसे पूछा कि आप बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग करते हैं, सारा कुछ, तो फिर उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और 2000 में मैंने एक और स्टैट जो ढूंढा था कि 2000 में उनकी पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर की तरफ से सबसे ज्यादा कैलेंडर ईयर में विकेट्स थी। और अगर आपको देखें, वकार यूनुस भी उस दौर में, वसीम अकरम भी उस दौर में, शोएब अख्तर भी उस दौर में, लेकिन एक अब्दुल टेस्ट रज़ाक सेंचुरी की भी की सबसे थी ज्यादा ना। विकेट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, एक साल मतलब के वो अंदर अपने अगर इस सारे तरह वो की बॉक्सेस परफॉर्मेंस टिक आप कर रहे ले, थे जो एक क्वालिटी ऑलराउंडर में बिल्कुल होते हैं। ऐसा ही है। और अभी तो रज़ाक जो है वो अपने करियर के एंड पर जाते हुए उस तरह हमें नजर नहीं आए, ना उनकी पेस रही, ना उस तरह से परफॉर्म कर रहे थे। तो शुरू में अगर हम उनका ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल उस तरह के बहुत प्लेयर थे डिपेंडेबल जो थे, किसी नो भी टीम डाउट। जब को। वो आते थे, मुझे याद है उस जमाने में ओडीआई क्रिकेट में, फरीद आपको याद होगा रज़ाक वाला जो मामला 99 से 2005 स्पेशली अगर हम देखें, 270 280 का अच्छा स्कोर होता था। और इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हो, मैकग्रा के खिलाफ बैटिंग करना हो, पाकिस्तान में कोई सीरीज हो रही हो, यूई में हो रही हो, रज़ाक आई थिंक अब भी जो एक क्लीनेस्ट और फाइनेस्ट स्ट्राइकर थे। 45 से 50 ओवर के जो 5 ओवर होता था, उसमें उनके सामने कोई बॉलर आ जाए, मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी कोई मिस हिट किया हो, कभी उन्होंने कोई स्लॉक किया हो। प्रॉपर स्ट्रेट हिटिंग होती थी जिसमें उन्होंने फिर किसी को नहीं बख्शा। मैकग्रा हो, ब्रेटली हो, शॉन पॉलक आ गए, जो उनके सामने आया, जे मेंडिसन आ गए, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर 2-3 और थे, ब्रॉड वगैरह, जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था 2010 के बाद। मतलब उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन आई थिंक हमने, अब जो मेरा पॉइंट था कि यार सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा क्वालिटी। शादाब, इमाद, ये सारे स्पिन ऑलराउंडर हैं। ये इम्पैक्ट वो नहीं डाल सकते जो एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर डालता है, जो कि कंडीशंस हमें ज्यादातर अब वनडे, T20 या टेस्ट में भी वो मिलेंगी जहां शायद एक मीडियम पेसर आउट करते। स्पिनर का रोल बहुत एक डोमिनेट नहीं रहा सिवाय टेस्ट मैचेस के। देखें बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपके सामने एग्जांपल्स है, बेन स्टोक्स की इतनी बड़ी एग्जांपल है इस वक्त जो पूरी इंग्लैंड क्रिकेट ऑलराउंडर चेंज चल कर रहे दिया हैं। यार उन्होंने। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या जो है अभी वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनकी एग्जांपल है। फिर कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो न्यूजीलैंड में खेलते हैं, उनकी एग्जांपल यार है। हार्दिक इस तरह के पांड्या कुछ को प्लेयर, अगर पाकिस्तान में होते तो उनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है यार, कि आप तो इंजर्ड हो गए हैं। बिल्कुल, अगर इंजरी आपके, बेशक आपकी अपनी वजह से हुई हो, जिम में हुई हो, खेलते भी हुई हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपको निकाल दिया जाता है। इंजरी यहाँ तो प्लेयर की अपनी गलती हो तो चले, समय लगता है। लेकिन अगर पीसीबी क्या कोई मतलब मैच खेलते हुए या जिम में उनके या उनकी प्रेमिसेस के अंदर या एनसीए में ट्रेनिंग करते हुए, तो ये तो आपको सेफ गार्ड करने का मौका होता है प्लेयर का। यार उसको पहले डिसहार्ट हुआ होता है बिल्कुल, कि चलिए कहाँ मैं अच्छी नंबर बात वन है, बॉलर अच्छी था। बात है फरीद के हसन अली के लिए, जो मैंने पढ़ा अब तक अखबारात में कि उनको तमाम तर जो है वो असिस्टेंस की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। लेकिन आई थिंक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करना, ये इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। जहाँ एक प्लेयर जिसने, लेकिन वो एवरेज प्लेयर नहीं था, वो फहीम अशरफ या इमाद या बाकी प्लेयर्स की तरह एक स्ट्रगल मूड में नहीं था। ही वाज योर चैंपियन फास्ट बॉलर, जिसने एक वर्ल्ड स्टेज पे आपको टूर्नामेंट जितवा के दिया, जिसने अपनी नंबर 1 रैंकिंग अचीव की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट ट्रेडमार्क डिसीजन है। लेकिन अब आखिर में फरीद, जिसको हम रैप अप करते हैं इसको, जो मेंस की टेस्ट रैंकिंग है उसमें बॉलिंग बैटिंग के अंदर अगर बात करें तो विराट कोहली नंबर 2 पे है जनाब। यहाँ बाबर आजम नंबर 5 है। तो इट शोज के जो बाबर ने अब तक रैपिड स्ट्राइव लिए हैं, तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। और ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ नंबर 1, और फिर उसके बाद विराट कोहली। तो ये अल्टीमेट नजर आता है कि इतना लंबा क्रिकेट खेलने के बाद भी विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन किए हुए हैं। बैटिंग में ओडीआई के अंदर बात करें फरीद, तो नंबर 1 है विराट कोहली, यहाँ बाबर नंबर 3 है। अगेन बाबर ने अपना मार्क यहाँ भी बनाया हुआ है। उसके साथ साथ अगर T20 रैंकिंग की बात करें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ बाबर नंबर 1 है और यहाँ जो है वो विराट कोहली हमें 10वें नंबर पर दिखाई देते हैं। तो आई थिंक जो आकाश चोपड़ा ने भी कहा था, बड़ा हाई रेट करते हैं बाबर आजम को। तो तीनों फॉर्मेट में 1, 3 और 5, कोहली फिर नंबर 10 पे एक फॉर्मेट में। तो इससे थोड़ा सा पता चलता है कि कंसिस्टेंसी बाबर में अब तक माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त है। हैविंग सेड दैट, विराट कोहली ने जो अचीवमेंट किए लॉन्ग डिस्टेंस में वो बहुत ही रिमार्केबल है। आई थिंक बाबर उसके करीब आ जाए या उसको बराबर भी कर लें तो ये भी बाबर के लिए बहुत होगा। ऑब्वियसली इसको बीट करना तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगेन फरीद, आखिर में जो आईसीसी रैंकिंग है, इट्स रिफ्लेक्ट के बाबर आजम की जो एक क्लास है, जो कंसिस्टेंसी है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स में अपने आप को 1, 3, 5 पे रखना, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट।
बिल्कुल, बाबर आजम की हम बात करते हैं तो सिर्फ वाहिद जो है बाबर आजम ही है ऐसे प्लेयर जो टॉप 5 तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में मौजूद है इस वक्त। उसके अलावा अगर हम उनकी एवरेज रैंकिंग देखें तो नंबर 3 निकलती है। अगर पहली, तीसरी और पांचवी का हम ऐड करके 3 पर डिवाइड भी करें तो नंबर 3 की एवरेज अगर आपकी निकलती है तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर तो बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। और कोहली की भी हम बात अगर करते हैं तो कोहली ने ये है कि बहुत अरसा जो है क्रिकेट खेल के इस वक्त तक आकर, मतलब अगर आप देखें तो 12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजार कर भी अपने आप को तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 10 में रखा है। तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चीज उसको अगर उस तरह काउंट करें, क्योंकि वो जो है हर प्लेयर के लिए मुमकिन नहीं होता किसी एक फॉर्मेट में आपकी 12 साल बाद परफॉर्मेंस गिर जाती है। कोहली ने 12 साल के अंदर तीनों फॉर्मेट्स को मेंटेन रखा है, तो वो चीज जो है हमें वहां पर उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। बाबर की जो अच्छी बात मैंने दोबारा आपसे की है कि पहले ही वो पहले 5 में मौजूद है और आपको होम सीरीज पाकिस्तान में काफी आ चुकी है। पूरी क्रिकेट जो वापस आ रही है अगले साल तक, तो कहना ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स को भी आप इनवाइट करना शुरू कर देंगे। और फिर आपकी जो बिडिंग जो आप यूई के साथ करना चाह रहे हैं आईसीसी इवेंट्स की, वो शायद आप सोलो बिडिंग भी आगे चलते हुए हमें नजर आए कभी 2023 के बाद शायद। तो अगर उस तरह की चीजें आती हैं और बाबर आजम की कप्तानी मौजूद रहती है उस वक्त तक, और बाबर आजम जो है वो अपने आप को इसी तरह मेंटेन करते हैं, कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, जिस तरह के वो लेवल हेडेड प्लेयर हैं उसी तरह रहते हैं। और ये वसीम भाई का भी कहना था एक शो में कि कराची किंग्स में उनके साथ काम कर चुके हैं, बल्कि आकाश चोपड़ा के शो में ही था 2-3 दिन पहले वो आए थे, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने बाबर के अंदर वो स्पार्क देखा है। और एक शाहीन का उन्होंने नाम लिया था कि ये प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बिल्कुल फोकस्ड है अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, और आगे पाकिस्तान को बहुत अच्छी चीजें जो है इनसे देखने को मिल सकती है। हाँ, फरीद ने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, जो फोकस है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम सिवाय चंद एक उनकी बैटिंग के तो बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनके इंटरव्यूज ढूंढने से भी फरीद नहीं मिलते ना, नंबर उनको कहीं से मिलता है। पीसीबी भी बड़ा उनको छुपा छुपा के रख रहा है। जो शायद बाबर आजम का इसमें कंसेंट है, मुझे जो पता चला वो ये कि बाबर नहीं चाहते कि वो ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन वगैरह करें। चलें, इस बात पे हम बाबर को कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ चॉइस देंगे। ऑब्वियसली वो अपने बारे में बेहतर करना फैसला कर सकते हैं, लेकिन भारत फरीद जबरदस्त स्टैट्स है आपके यार, और बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। आई थिंक जो रौनक कपूर से मेरी बात हुई थी, बहुत ही अमेजिंग एंकर हैं ईएसपीएन के, वो भी ये चीज मान रहे थे और ये कह रहे थे कि विराट के अंदर जो एक हंगर है, जो एक अचीवमेंट करने का जो उनका एक लेवल है, आई थिंक वो जो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, इसके अलावा एक और आईसीसी इवेंट का भी इसी तरह एक अंजाम हुआ। आई थिंक बाबर के पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन विराट कोहली जरूर ये चाहेंगे। आखिरी सवाल फरीद आपसे, कि जितना वो लंबा खेल चुके हैं, जितना वो कैप्टनसी कर चुके हैं, एम एस धोनी के पास तो हर एक चीज खुद आती गई। उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, चैंपियंस लीग भी जीत ली, आईपीएल भी जीत लिया, वर्ल्ड टी20 जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, कुछ तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आई थिंक विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है, बीइंग अ कैप्टन, हालांकि कैप्टन बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक है, टीम भी है, लेकिन वो जो बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते। फरीद, डू यू थिंक कि यही वो एक कमी रह गई है जो विराट चाहेंगे कि अगले 1-2 सालों में जल्द उसको करें, इससे पहले कि चौकर्स वाला टैग लग जाए कहीं? मैं उसी चीज पे आने लगा था। एक तो फुटबॉल में हमें ऐसे एग्जांपल्स बहुत मिलती हैं कि जितने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनको उनकी ट्रॉफीज के साथ जो कंपेयर किया जाता है, कभी भी उनकी परफॉर्मेंस से नहीं किया जाता। अब एबी डिविलियर्स की बात आप करें तो वो कुछ साउथ अफ्रीका से नहीं जीत पाए हैं, सिर्फ यही एक वाहिद क्रिकेटर में। वरना अगर आप उनके अभी भी प्लेयर से बात करें, डेल स्टेन हो गए या जो उनके साथ खेले हुए प्लेयर्स हैं, इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो कहते हैं उन्होंने उनसे बड़ा प्लेयर नहीं देखा। वो अपनी एज में इस एरा के मुताबिक अपने से भी 2 साल आगे थे। वो मतलब इस तरह का सो प्लेयर ट्रू। जो हर तरह की शॉट खेले, लेकिन सिर्फ एक क्रिटिसिज्म के ट्रॉफीज नहीं जीता। तो बिल्कुल विराट कोहली पर भी ये जो है वो एंड पर आएगा क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनके सामने एग्जांपल आप धोनी की है। वो उस इंडिया के एरा में नहीं है जो प्री 2000, जब प्री गंगुली एरा था, जहां पर ट्रॉफीज नहीं जीतता था इंडिया, और एक बहुत नाइस टीम थी लेकिन कोई मतलब डॉन्टिंग टीम नहीं थी कि वो ऑपोजिशन को डरा के रखे। अब इस तरह की टीम इंडिया की अगर बन चुकी है तो ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है कप्तान के लिए। और उनसे आपको पता है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, 2019 का भी बहुत अच्छा वर्ल्ड कप का चांस था उनका। और अभी तक तो रोहित शर्मा भी कहते हैं उनको भी समझ नहीं लग रही कि वो न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जो वो हारे, वो कैसे हार गई, क्योंकि इंडियन टीम तो ये सोच रही थी कि वो एंड तक जाएगी और फाइनल भी जीत जाएगी। अब उनके पास वर्ल्ड टी20 का मौका है, फिर अगले साल अगर वर्ल्ड टी20 होता है दोबारा से वो इंडिया में होगा। 2023 तक कोहली कप्तान रहते हैं, वो भी इंडिया में होगा। तो आगे जो 2 इवेंट्स ग्लोबल आ आपने रहे हैं फरीद वो जिक्र किया, आगे मेरे इंडिया ख्याल में आखिर में यही जो वर्ल्ड टी20 इंडिया में हो रहा है ना, दिस इज समथिंग, आई थिंक मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है विराट पर। लेकिन पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड टी20 होगा तो हम, मुझे अपने कैप्टन में भी तरस आएगा, क्योंकि हम जितनी अच्छी टी20 की टीम्स हैं, आई थिंक विराट पर और उनकी टीम पर कितना प्रेशर होगा यार। वो ट्रॉफी तो मतलब ऐसी है कि जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा। मैं अभी से ये चीज अज्यूम या फील कर सकता हूँ, और वही चीज शायद धोनी की, सॉरी, विराट कोहली की कैप्टनसी का फ्यूचर भी डिसाइड करेगी।
देखिए विराट कोहली के हम एग्जांपल अगर लेते हैं इस केस में, तो उस तरह के प्लेयर हैं जो प्रेशर को मतलब इंजॉय करते हैं और थ्राइव करते हैं प्रेशर के अंदर। नो डाउट। आपको याद होगा वो बल्कि 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी इंडियन टीम जो थी काफी अच्छा कर रही थी। वो वेस्ट इंडीज का मैच जहाँ पहले 10 ओवर तक लग रहा था इंडिया जीत जाएगा, लेकिन लैंडल सिमंस ने आखिरी 10 ओवर्स में मैच जो था वो उनके छीन लिया। फिर फाइनल में भी आपको पता है कि वेस्ट इंडीज ने किस तरह वो 2 मैचेस जीते। तो इसी वजह से हमने देखा है कि उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आपको याद हो विराट कोहली की, धोनी के साथ वो इनिंग्स थी जिसमें वो कहते हैं कि धोनी ने उनको इतना भगाया था कि वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस तरह परफॉर्म किया। प्रेशर मैचेस में सिर्फ एक मुझे मैच जो 2019 का न्यूजीलैंड का मैच जो है वो याद आता है वर्ल्ड कप का। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का आप मैच ले सकते हैं 2017 का। तो अभी विराट कोहली पर भी ये क्रिटिसिज्म है कि स्टीव स्मिथ का अगर हम देखें रिकॉर्ड तो इन नॉकआउट मैचेस वो बहुत बेहतर है, लेकिन विराट कोहली का नॉकआउट मैचेस में जो रिकॉर्ड है वो उस तरह अच्छा नहीं है ग्लोबल इवेंट्स में। तो ये एक जो है वो स्टेज है ऐसी, यहाँ पर विराट कोहली भी जाकर थोड़ा सा जो है वो डगमगा जाते हैं। तो अब देखना ही होगा कि अपने क्राउड के अंदर जहाँ पर आपको पता है कि प्रेशर मजीद बढ़ जाता है वहां पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक फरीद। और आखिर में मैं ये कहूंगा, आपकी ओपिनियन भी ले लूं, कि जो हमारे फेबुलस 4 या 5 हैं, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, विराट कोहली हो, केन विलियमसन हो, बाबर आजम हो, ऑब्वियसली जो रूट तो चलें उस कंपैरिजन में आते हैं, लेकिन इन चारों बड़े जो प्लेयर जिनको ज्यादा मैसिव फॉलोइंग है इनकी, आई थिंक इन चारों के पास ही ये चैलेंज है कि कब ये अपनी टीम को कोई मेजर टूर्नामेंट जितवाएं। केन विलियमसन केम वेरी क्लोज, लेकिन ऑब्वियसली इंग्लैंड वहां वो एक बहुत ही रिमार्केबल मैच जीत गया। वेरी सॉरी टू केन विलियमसन यार, मतलब वो तो एक ज्यादती भी हुई जिस तरह का वो फाइनल हुआ बाउंड्रीज पे और सारा कुछ जो भी हुआ। लेकिन आई थिंक ये चारों फरीद आपका भी ये मानना होगा, आखिरी सवाल आपसे और आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आई थिंक इन चारों फेबुलस 4 का जो बड़ा टेस्ट है वो आने वाले आईसीसी इवेंट्स ही होंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आगे आपको पता है कि अगर हम इसमें रोहित शर्मा को भी ऐड करें तो वो भी हाँ इस जो है वो हिस्सा बन सकते हैं लाइनअप का। उसके अलावा बाबर आजम की बात भी करें, जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं उनकी सिर्फ जो एक एक चीज की कमी अभी नजर आ रही है वो जो रूट को तो हमने देखा है वो वर्ल्ड कप जो है वो उस विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उसके हाँ अलावा जितनी भी अभी प्लेयर्स के आपने नाम लिया, चाहे वो विलियमसन हो, चाहे वो विराट कोहली भी हो, और अभी अपनी कैप्टनसी में जो है वो जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि विराट कोहली वैसे तो 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन अगर आप उनके जो है वो अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो वो कहते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप उनके लिए, वो उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए उतनी हाँ अहमियत कहाँ मिलनी है जितना शायद तेंदुलकर के लिए था, सहवाग के लिए था, धोनी के लिए था, युवराज के लिए था। वो प्लेयर्स उनका जो था वो एक तरह से एंडिंग थी, उनकी ट्वाइलाइट थी काफी प्लेयर्स की, युवराज के अलावा शायद उनके लिए वो जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन अब कोहली को वो चीज फील हो रही है कि 2011 में तेंदुलकर वगैरह इस तरह के प्लेयर्स क्या सोचते थे, अब कोहली को महसूस हो रही है चीज, और अब उनके लिए जीतना उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह तेंदुलकर वगैरह की 2011 में था। तो अब ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वो इस स्टेज पर आके उस चीज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है फरीद। और लेकिन जो बड़े चैंपियन प्लेयर्स होते हैं, चैंपियन टीमें होती हैं, वो मौका नहीं छोड़ती। चाहे ऑस्ट्रेलिया ने जब फाइनल फ्रंटियर कह दिया था इंडिया को, तो जब तक जीते नहीं, जब तक आके वहाँ टेस्ट सीरीज नहीं जीत के गए, तो अपने आप को ग्रेट टीम नहीं समझा था। और जब जीते तो ट्रूली फिर वो ग्रेट टीम कहलाया। और फिर वेस्ट इंडीज की उस अजीम टीम से भी, उस स्टीव वॉ या फिर रिकी पॉन्टिंग की टीम के कंपैरिजन हुए, जिन्होंने जाकर वो कारनामे किए जो उससे पहले उनके जो बहुत अच्छे कप्तान एलन बॉर्डर या बाकी लोग भी नहीं कर सके थे। तो बड़े एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। आई थिंक दुआ यही है कि इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान आ जाए, और वेस्ट इंडीज ना भी आए तो पाकिस्तान के साथ वो खेलकर किसी ना किसी तरह आगे बढ़े। कोरोना वायरस के साथ ही लगता है जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन मुझे लगता है ये कि 6-8 महीने में हम क्रिकेट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, ऑलरेडी बुंडेसलीगा शुरू हो रही है, और साथ साथ अगर हम बात करें जिंदगी के मामूलात की, तो मुझे लगता है कि हमें इस कोरोना वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। और फरीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छी डिबेट आपके साथ हुई। और मेरी इंडिया पाकिस्तान के तमाम फैंस से गुजारिश है कि इसमें कोई कंपैरिजन ना तो विराट कोहली के ऊपर दिखाना था, ना बाबर को नीचे या बाबर को ऊपर करना था। ये दोनों ग्रेट प्लेयर्स का कंपैरिजन उनके फैंस के लिए एक इंफॉर्मेशन थी, एक बाबर के लिए चैलेंजेस थे, कोहली के लॉन्ग टर्म की अचीवमेंट को भी यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, साथ साथ दोनों और खास तौर पे विराट कोहली के चैलेंजेस का भी जिक्र किया। फरीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह अच्छे स्टैट्स और आर्टिकल निकालते रहेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह। ओके, आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा। पेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।